हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th साइंस में सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का तीसरा भाग करेंगे, जिसमें हम मिश्रण के घटकों का पृथक्करण के विषय में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वाष्पीकरण और अपकेंद्रीकरण के विषय में पढ़ा था। इसमें हम अघुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण एवं घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ हम पृथक्करण की का उपयोग ऊर्ध्वपातन, क्रोमैटोग्राफी, आसवन विधि की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बच्चों, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल देते हैं। 2 का भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, सिक्का नीचे तल में बैठ जाएगा। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सिक्का भारी होता है। भारी चीज़ें नीचे और हल्की चीज़ें क्या होती हैं, ऊपर हो जाती हैं। इसी विधि का उपयोग कर हम 2 अघुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं। हम इनके मिश्रण को कुछ समय शांत छोड़ देंगे तो क्या होगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे की लेयर बनाएगा और जिसका कंपैरेटिवली ज़्यादा घनत्व होगा वो ऊपर की परत में चला जाएगा। इस विधि का उपयोग कर हम तेल और जल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। धातु शोधन में भी इसका उपयोग होता है। धातु शोधन जैसे मान लीजिए आपको पिघला हुआ लोहा है, उसमें कुछ गंदगी है, तो उस गंदगी को हम स्लैग या धातु मल कहते हैं, जो हल्के होने के कारण क्या होगा, ऊपरी परत बनाएगा, और लोहा भारी होने के कारण निचली परत बनाएगा। तो हम ऊपरी परत से स्लैग को हटा देंगे और हमें प्योर यानी शुद्ध लोहा द्रवित रूप में प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, पृथक्करण कीप क्या होता है? तो पृथक्करण कीप जो है वह, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, वह कांच का बना है और उसमें नीचे स्टॉप कॉर्क लगा होता है। जब हम मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को उसमें कुछ समय तक शांत छोड़ देते हैं तो जल तथा तेल अलग अलग लेयर्स में बट जाते हैं और स्टॉप कॉर्क को खोलकर हम सावधानी पूर्वक जल की परत को एक बर्तन में निकाल लेते हैं और जैसे ही तेल की परत पहुंचती है तो हम स्टॉप कॉर्क को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। इस प्रकार हम 2 अलग अलग घनत्व वाली द्रवों को आसानी से, जो कि अघुलनशील है, पृथक्करण कीप के माध्यम से अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन मिश्रण के पृथक्करण की ये दूसरी विधि है। पहले हम जानें ऊर्ध्वपातन क्या है। बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं तो वो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, और अगर उन्हें ठंडा करेंगे तो वह गैसीय अवस्था से ठोस में बदल जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, अगर सिंपली हम किसी सॉलिड को यानी ठोस को, जैसे बर्फ़ को अगर ताप देते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, क्या होगा, वो पानी में परिवर्तित होगा। और जब पानी को और ज़्यादा ताप देते हैं तो वह क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा, भाप में बदलेगा। परंतु जो पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दिखाते हैं वे ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं। जैसे कपूर आपने देखा होगा, अगर हम कपूर को जलाते हैं क्या होता है, वह ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। दूसरा उदाहरण है बच्चों नेफ्थलीन बॉल्स, जिसे कि हम कपड़ों में डालते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगे। ये क्या होते हैं, आप क्या देखते हो कि कपड़ों में तो हमने नेफ्थलीन बॉल्स डाला था, पर ये क्या में बदल गया, पर थोड़े दिन के बाद ये तो दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ठोस से सीधा गैस में बदलकर और वहाँ से भाप बनकर उड़ जाता है। बच्चों, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दिखाने वाले और भी पदार्थ हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन एक्सेट्रा। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को अब हम एक रे डायग्राम से समझते हैं। क्या होता है बच्चों, जब ठोस को हम गर्म करते हैं या उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वह क्या में बदलता है, द्रव में। और द्रव का टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो वह फिर क्या में बदलता है? गैस में। ये एक साधारण प्रक्रिया है, परंतु जब हम ठोस को टेम्परेचर दें और वह गैस में डायरेक्ट बिना द्रव में गए हुए बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बच्चों, अब ऊर्ध्वपातन का उपयोग करके हम नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक चाइना डिश यानी चीनी मिट्टी की प्याली में हम नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर लेते हैं और उसके ऊपर ग्लास का कीप से उसे ढक देते हैं और उसके मुंह को रुई के टुकड़े से बंद कर देते हैं। नीचे वह ट्राइपॉड स्टैंड पर इसे रखने के बाद हम एक बर्नर को नीचे लगाते हैं और उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को एक चीनी मिट्टी की प्याली में लेते हैं, कीप को प्याली के ऊपर उल्टा रख देते हैं, कीप के एक सिरे को रुई के टुकड़े से डालकर बंद कर देते हैं और बर्नर की सहायता से चीनी मिट्टी की प्याली के हम क्या करते हैं? धीरे धीरे गर्म करते हैं। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या मिला हमें? कि कीप की दीवार पर ठोस अमोनियम क्लोराइड जमा हो जाता है और चीनी मिट्टी की प्याली में नमक रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ठोस अमोनियम क्लोराइड है वह ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दिखलाता है। इस कारण वह ठोस अवस्था से द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है और ये गैस जब ऊपर बढ़ती है तो वह कहाँ जाती है? कीप में जाती है और ठंडी होकर वहीं पर वो जमा हो जाती है। इस विधि से हमें दोनों अलग अलग पदार्थ नमक और अमोनियम क्लोराइड पृथक रूप में मिल जाते। बच्चों, अब हम पृथक्करण की नेक्स्ट विधि क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो यह एक ग्रीक शब्द क्रोमा से आया है जिसका अर्थ रंग होता है। यह एक विशेष पृथक्करण की विधि है। इसमें एक ही प्रकार के विलायक में विलेय पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे काली स्याही से डाई को अलग करना। बच्चों, यहाँ स्याही क्या होती है? उसमें जो जल है वह विलायक है और जो डाई है वह विलेय है। इसके लिए हम एक विशेष क्रियाविधि करेंगे। हम स्याही की एक बूंद को फिल्टर पेपर की पतली परत पर लगाएंगे। फिल्टर पेपर, स्पेशली क्रोमेटोग्राफी पेपर हम कहते हैं इस विधि में जिसका उपयोग होता है, वो क्या होगा? और उसे जल से भरे बीकर में रखते हैं। इस तरह से रखेंगे कि जो बूंद वाला भाग है वह जल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर हो। जैसे ही जल फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर पर ऊपर की ओर चढ़ता है वह अपने साथ साथ डाई के कणों को भी ले जाता है। कुछ समय के बाद रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है वह तेजी से ऊपर उठता है और कम घुलनशील वाला जो डाई का पार्ट है वह थोड़ी देर से ऊपर उठता है। इस तरह से वह दोनों रंग जो डाई स्याही में उपलब्ध है वह धीरे धीरे अलग अलग पृथक हो जाते हैं, जो हमें क्रोमेटोग्राफी पेपर में दिखेंगे। बच्चों, अब एक्सपेरिमेंट हमने कैसे किया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक छानक पत्र यानी फिल्टर पेपर लेते हैं, उसकी एक पतली परत लेंगे और उसके निचले किनारे से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच देंगे और उस पर स्याही की एक बूंद लगाकर सूखने छोड़ देंगे। इसके बाद हम एक छानक कागज को बीकर में इस प्रकार रखेंगे कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और उसे शांत छोड़ देंगे। जब जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर बढ़ेगा तब क्या होगा? आप सावधानी पूर्वक उसको ऑब्जर्व करोगे तो क्या पाओगे कि जैसे जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर बढ़ता है डाई के कण भी अपने साथ ले जाता है। क्या होता है एक्चुअली? डाई में 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है वह तेजी से ऊपर चढ़ता है। इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है।
बच्चों, क्रोमेटोग्राफी का अनुप्रयोग डाई के रंगों को अलग करने, प्राकृतिक रंग जैसे क्लोरोफिल जैसे रंजक को अलग करने, ब्लड में अगर ड्रग मौजूद है तो उसे अलग करने के लिए किया जाता है। बच्चों, अब तक हमने अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की विधियों के बारे में पढ़ा। अब हम घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की विधि आसवन विधि तथा प्रभाजी आसवन विधि का डिटेल में स्टडी करेंगे। बच्चों, आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन का उपयोग हम तब करते हैं जब जो पदार्थ हैं, जो द्रव हैं, वो घुलनशील होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक अलग अलग होते हैं। ऐसे मिश्रण जिनके घटक जो हैं, अगर हम उसे उबालें तो उबलते समय भी विघटित नहीं होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से ज़्यादा का अंतर होता है, उसे हम आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं, जैसे एसीटोन और जल का मिश्रण। बच्चों, एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए हम पहले मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेते हैं और उसमें एक थर्मामीटर लगाते हैं और उस आसवन फ्लास्क के साथ एक जल संघनक भी अटैच यानी जुड़ा होता है और नीचे एक बीकर रखा होता है। इस उपकरण को हम चित्र के हिसाब से पहले व्यवस्थित कर लेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को कर। बच्चों, जब हम पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म करते हैं, क्या होता है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक है कम होता है। इस कारण ये क्या होगा, पहले वाष्पीकृत हो जाएगा और संघनक ट्यूब से जब ये पार करेगा तो वहाँ जल संघनक के कारण वो ठंडा होकर संघनित हो जाएगा और गैस क्या में बदल जाएगा, द्रव में, और नीचे आकर बीकर में वो जमा होता जाएगा। जल का क्वथनांक अधिक होने के कारण वह कहाँ रह जाएगा, आसवन फ्लास्क में ही रह जाएगा। इस प्रकार हम एसीटोन और जल के मिश्रण को आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। बच्चों, जो पदार्थ घुलनशील द्रव के मिश्रण जिनके क्वथनांक 25 केल्विन से कम का अंतर जिनमें है, उन्हें हम आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। उसके लिए एक विशेष विधि है जिसे प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग कर हम पेट्रोलियम, जो क्रूड पेट्रोलियम हमें मिलता है, उससे विभिन्न घटक जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस आदि को अलग कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा हम वायु में उपस्थित विभिन्न गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि का भी पृथक्करण कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेटअप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आसवन फ्लास्क को रखते हैं जिसके अंदर आप प्रभाजी स्तंभ की एक नली लगी होती है और उसमें थर्मामीटर फिट होता है और इस प्रभाजी स्तंभ से एक नली निकली होती है जिसमें जल संघनक होता है जो कि वाष्पित होने वाले गैस को क्या करेगा, ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करेगा। इस पूरे सेटअप को हम रखेंगे। बच्चों, चित्र के अनुसार आपने क्या देखा, प्रभाजी आसवन में आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ की नली होती है जिसमें शीशे के गुटके भरे होते हैं। ये गुटके क्यों भरे जाते हैं, ताकि ये वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए एक लेयर प्रोवाइड करें। बच्चों, प्रभाजी स्तंभ में जो द्रव पहले वाष्पीकृत होता है वह संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलकर बीकर में द्रव के रूप में जमा हो जाता है, जिसका क्वथनांक इसके ज़्यादा होता है, वो उसके बाद वाष्पीकृत होकर संघनित होता है। इस प्रकार हम आसानी से 25 केल्विन से कम क्वथनांक वाले द्रवों का पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कर सकते हैं। बच्चों, वायु के भी विभिन्न घटकों को हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि वायु का पहले हम दबाव को बढ़ाकर और टेम्परेचर को घटाकर ठंडा करके उसे संपीड़ित करते हैं, जिससे कि जो गैसीय रूप में है वो द्रव अवस्था में बदल जाए।
अब इस द्रव वायु को हम प्रभाजी आसवन स्तंभ में क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे। और गर्म करने पर क्या होगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जिस गैस की कम होगी वो पहले वाष्पीकृत होगा और उसे प्रभाजी स्तंभ में वह क्या होगा, संघनित होगा और वो बाद में वो संघनक जल संघनक के माध्यम से ठंडी होकर द्रव में कन्वर्ट होगा और जाकर कहाँ, बीकर में या बीकर का राउंड बॉटम फ्लास्क में उसे हम जमा करके अलग अलग गैसों को इसी विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। बच्चों, अब एक रे डायग्राम से हम वायु से गैस को प्राप्त करने की विधि को समझते हैं। सबसे पहले हम वायु पर दबाव को बढ़ाएंगे और तापमान को कम करके उसे संपीड़ित करेंगे। अब हमें ठंडा होने पर द्रवीय वायु प्राप्त होगा। इस द्रवीय वायु को हम प्रभाजी आसवन कॉलम में स्तंभ में डालेंगे और धीरे धीरे गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वह पहले वाष्पीकृत होगा और संघनित होकर संगणक ट्यूब से जाकर वह फ्लास्क में जमा हो जाएगा। ऐसे ही उसके बाद दूसरे गैस भी अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वहाँ जाकर एकत्रित होते जाएंगे। बच्चों, जैसे हमें कि वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, बाकी गैस को वहाँ से हटा देंगे, तब हमें द्रव ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, द्रव वायु प्राप्त करेंगे। कैसे, पहले उसे दबाव में वायु को कंप्रेसर क्षेत्र में डालेंगे जहाँ गर्म वायु निकलेगी और जल निर्गत करने वाले क्षेत्र से वह ठंडा होकर संपीड़ित वायु निकलेगी जो कि पृथक करने वाले टैंक में जाएगी जहाँ से शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होगा। अब क्या होगा कि इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं। बच्चों, वाटर टैंक में जो हमें शुद्ध जल मिलता है उसका जल शुद्धि निकाय कैसे काम करता है, चलिए इस चित्र के माध्यम से उसे हम समझे। सबसे पहले जल भंडार से जल को लाया जाता है पाइप के माध्यम से तलहट टैंक में। इस तलहट टैंक में जो ठोस पदार्थ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो जल है वो ऊपर का लेयर बनाता है जिसे पाइप के माध्यम से अगले टैंक यानी सेकंड टैंक में भार टैंक जिसे कहते हैं वहाँ लाया जाता है। यहाँ निलंबित अशुद्धियाँ जो है उसे तलहट में जो निलंबित अशुद्धियाँ थीं उसे अलग किया जाता है और फिर इस पानी को हम छानक टैंक में लाते हैं जहाँ जल, बारीक बालू, कंकड़, मोटे कंकड़ सब अपने भार के अनुसार लेयर बना लेते हैं। जल चूँकि सबसे हल्का होता है, इसका ऊपरी लेयर होता है जिसे पाइप के माध्यम से हम क्लोरीकरण टैंक में लाते हैं जहाँ बैक्टीरिया मारने के लिए उसमें क्लोरीन डाला होता है। जल शुद्ध होता है। इस जल को फिर पाइप के माध्यमों से विभिन्न घरों तक पहुंचाया जाता है। बच्चों, आज हमने घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण और अघुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण के विषय में पढ़ा। आपको समझ आया होगा ऐसा उम्मीद करती हूँ। सो एंजॉय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।